अगर आपको मालूम नहीं है तो बता दूं कि हमारे देश में भी एक युद्ध चल रहा है। देयर इज अ वॉर दैट इज ब्रूइंग। ये जो न्यू एज टेक कंपनीज हैं और गिग इकोनॉमी वर्कर्स है, ये लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है, काफी दिनों से चलती आई है। लेकिन नए साल में ये लड़ाई अग्रसर रूप पे हमारे सामने दिखने को मिली और शायद 2026-27 में आपको ये लड़ाई और भी बड़े तरीके से दिखे, क्योंकि जहां तक ये जो गिग इकोनॉमी वर्कर्स है, ये जो अमेजॉन, ये जो स्विगी, ये जो फ्लिपकार्ट, ये जो जोमेटो में जो डिलीवरी बॉयज आपके पास आते हैं, अब ये एक बहुत बड़ा एक हिस्सा बन गए हैं, एक कम्युनिटी बन गए हैं। अब वो अपने हकों के लिए लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो बड़े बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो मिसयूज कर रहे हैं अपने पावर को, उनको स्क्वीज किया जा रहा है, उनके पैसे कम हो रहे हैं, उनके वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, जिसके वजह से क्रिसमस के दिन और न्यू ईयर के दिन जब वॉल्यूम का डिमांड हाई होता है, लोग घर पर बैठ के और ऑर्डर करते हैं, उस दिन उन्होंने एक स्ट्राइक करने की कोशिश की, इंडस्ट्रियल एक्शन लेने की कोशिश की, जिसे जोमेटो ने, कम से कम जोमेटो के जो फाउंडर हैं दीपेंद्र गोयल, उन्हें मिसक्रिएंट्स कहा कि यह सब बदमाशी की जा रही है, हम अपने वर्कर्स का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। आने वाले दिनों में क्यों आप ये गिग इकोनॉमी का ये डिबेट काफी ज्यादा देखोगे। क्या जरूरत पड़ गई है लोगों को इस गिग इकोनॉमी में जाने की? कौन जिम्मेदार है जो आज हमारे देश में यूथ का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है? और इस पर कोई डिबेट मेरे ख्याल से कर नहीं सकता है कि एक एक्सप्लॉयटेशन तो जरूर है, लेकिन जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही कौन है, हमें सवाल किससे पूछना चाहिए, यह भी देखना काफी जरूरी है। तो देशभक्त के आज के डिबेट एपिसोड में दोनों पक्षों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों के साइड अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, दोनों के तर्क अपने जगह सही ठहरते हैं कि गिग इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या यहां बिजनेस बढ़ रहा है, उसको समझने की आज कोशिश करते हैं। देशभक्त के एपिसोड में सबसे पहले आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो गिग इकोनॉमी वर्कर्स हैं उनका इशू क्या है, उनका जो मेन एलिगेशन है, जो इशू है, जो कंप्लेंट है, वो क्या चीज है। दीपेंद्र गोयल ही खासकर कि जोमेटो से वो हिट आउट क्यों करते हैं? सवाल सिर्फ जोमेटो पर नहीं उठाया गया था, पूरी गिग इकोनॉमी पर उठाया गया था। और जो एक्शन उन्होंने लिया है, क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या जो उनके डिमांड्स हैं वो काफी जायज हैं, जस्ट हैं? दुनिया भर में क्या डिमांड्स हुई हैं, इंडिया में क्या डिमांड्स हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे दुखद बात शायद ये है कि क्या गिग इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट हम एम्प्लॉयमेंट भी गिन सकते हैं? क्योंकि सरकार तो गुणगान गा रही है, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है कि गिग इकोनॉमी की नौकरी हमने लगवाई है, सरकार देखो कितना अच्छा काम कर रही है। और ऑफ कोर्स अल्टीमेटली आप और हम मिलकर क्या कर सकते हैं जिससे हमारे गिग इकोनॉमी में जो काम कर रहे हैं जो भाई, उनका कम से कम थोड़ा सा भला हो, उनकी जो बात है उसकी सुनवाई हो। ऐसा ना हो कि उन्हें मिसक्रिएंट्स कहा जाए, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी ना हो कि इतना बड़ा रेगुलेशन आ जाए, इतना बड़ा स्ट्राइक हो जाए कि जो नौकरियां हैं वो भी चली जाएं। तो इसमें एक सैड कमेंट्री भी है आज के स्टोरी में। उस पर आने से पहले देख लेते हैं कि क्या है द मेन एलिगेशन अगेंस्ट जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, इंस्टामार्ट और ये सारे अमेजॉन और ये सारे कंपनीज। अब हुआ ये कि ये डिबेट अब इतनी अग्रसर रूप से सामने इसलिए आया क्योंकि साल के शुरुआत में ही जोमेटो के फाउंडर ने बड़ी अग्रसर तरीके से ट्वीट करके ये कहा कि देखो, आप लोग स्ट्राइक वाइक करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ मिसक्रिएंट्स जो हैं वो फेल कर चुके हैं, क्योंकि जो फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है जैसे जोमेटो है, ब्लिंकिट है, उनके लिए तो कहा कि हमने ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़ डिलीवरी किया है और ये जो स्ट्राइक करने का जो अटेम्प्ट है वो फेल कर चुका है। उधर तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन, उन्होंने कहा कि देखो, ये झूठ मत बोलो, हमने भी आपको नोटिस पर डाला है और आपने एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का सहारा लेकर हमारे स्ट्राइक को तोड़ने की कोशिश की है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये जो प्रोटेस्टर्स हैं इन्हें मिसक्रिएंट्स कहते दीपेंद्र गोयल ने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को थैंक किया था अपने ट्वीट में। तो इस वजह से बहुत सारी अड़चनें पैदा हुई। लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि एक कंपनी के सीईओ पुलिस को धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? अगर लोग आवाज भी उठा रहे हैं तो यहां लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी कहां से आ गई फूड डिलीवरी के अंडर? दीपेंद्र गोयल एग्जैक्टली लिखते हैं, सपोर्ट फ्रॉम लॉ इन्फोर्समेंट हेल्प कीप द स्मॉल नंबर ऑफ मिसक्रिएंट्स इन चेक, इनेबलिंग 4.5 लाख डिलीवरी पार्टनर्स अक्रॉस प्लेटफॉर्म टू डिलीवर मोर देन 75 लाख ऑर्डर्स, एन ऑल टाइम हाई टू ओवर 63 लाख कस्टमर्स ड्यूरिंग द डे।
तो जहां गिग इकोनॉमी वर्कर्स और उनके जो यूनियंस हैं जो बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को यूनियनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो कहां हमसे बातचीत करनी चाहिए थी, हमारी आवाज सुननी चाहिए थी। यहां तो दीपेंद्र गोयल सीधा लॉ एनफोर्समेंट को धन्यवाद दे रहे हैं और लॉ एनफोर्समेंट का इस्तेमाल हुआ था हमारे स्ट्राइक को तोड़ने के लिए। लेकिन दीपेंद्र गोयल, और यह काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, जब दीपेंद्र गोयल इन यूनियंस पर कटाक्ष मारते हुए कहते हैं दैट इफ अ सिस्टम वाज फंडामेंटली अनफेयर, माने अगर जोमेटो अनफेयर सिस्टम होता, ये गिग इकोनॉमी अनफेयर होता, तो क्या इतने हजारों लाखों लोग, would it not consistently then attract and retain so many people who chose to work within it? अब ये जो बयान था ये थोड़ा विवादास्पद इसलिए बन गया क्योंकि अगर आप न्यूमरस स्टडीज उठा लें, कितनी भी एकेडमिक रिसर्च स्टडीज उठा लें, तो आपको यही मिलेगा कि लोग गिग इकोनॉमी में आउट ऑफ नेसेसिटी काम करते हैं। जब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है तब वो गिग इकोनॉमी में काम करते हैं दो पैसे कमाने के लिए। कुछ लोगों ने ट्विटर पर यह भी पॉइंट आउट किया, ये तो जमींदारी सिस्टम ही हो गई, जहां जमींदार भी आके बोल सकता है कि देखो मैंने पेजेंट्स को नौकरी दी है और वो मेरे खेतों पर काम कर रहे हैं, मैं उन्हें थोड़ा सा अनाज दे देता हूं। हाँ ठीक है, बर्बरता है उनके ऊपर, उनकी वर्किंग कंडीशंस काफी खराब है। तो कहीं ना कहीं क्या ये टेक्नो फ्यूडलिज्म का हम देख रहे हैं एक मंजर, इसको लेकर काफी वाद विवाद हुआ। जो पहला ट्वीट किया था दीपेंद्र गोयल ने, उसके वजह से काफी लोग एक शंका में आ गए थे कि किस तरीके की बात की जा रही है। एक और चीज जिस पर आज हम काफी डिटेल में डील करेंगे वो ये है, जब दीपेंद्र गोयल कहते हैं कि ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं ये क्षति पहुंचाना चाहते हैं गिग इकोनॉमी को, विच इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड जॉब क्रिएशन इंजन एंड इट्स रियल इंपैक्ट विल कंपाउंड ओवर टाइम। क्या गिग इकोनॉमी सच्ची में रियल जॉब्स क्रिएट करती है? इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसका जवाब तो कम से कम आज हम देंगे। दीपेंद्र जी भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं इस मामले को लेकर कि क्या नौकरी, गिग इकोनॉमी की नौकरी पूरी नौकरी मान भी सकते हैं या नहीं। अब वर्कर्स क्या मांग रहे हैं? वर्कर्स कह रहे हैं कि देखो हमारे पास एक्सेस टू टॉयलेट नहीं होता है, एक्सेस टू एलिवेटर नहीं होता है, सोशल सिक्योरिटी नहीं होता है, फेयर वेजेस हमें नहीं मिलते हैं, कौड़ी के दाम पर हमें काम कराया जाता है, मीडियोकर सैलरी मिलती है और कोई ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम नहीं है। अगर हमें किसी कारण हेतु प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दिया तो ब्लॉक कर दिया, हमारी रोजी रोटी हमसे छिन जाती है। अब जब हमने इस पर रिसर्च किया तो बहुत सारे जो आपको टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे ऑनलाइन, आपको पता चलेगा कि कैसे एक आदमी ऑनलाइन लॉग इन करता है, अपने आप को अवेलेबल दिखाता है ऐप पे कि मैं काम के लिए तैयार हूं, लेकिन उसे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है एक ऑर्डर रिसीव करने के लिए। लेकिन जितना टाइम वो ऐप पर बिताता है वो पेड नहीं होता है, जो उसको थोड़े पैसे मिलते हैं सिर्फ काम करने के समय, ऑर्डर डिलीवर करने के समय ही उसे पैसे मिलते हैं। जहां तक प्रिवेसी की बात है तो वो ना के बराबर है। बहुत सारे ये टेक प्लेटफॉर्म्स जब आप इसका ऐप लगाते हो तो आपको पूरी तरीके से ट्रैक करते हैं, आपके फोन में सारी ट्रैकिंग मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल होता है। कंपनी कहती है अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ द पार्टनर की वजह से हम ये चीज कर रहे हैं। और ट्रस्ट का फैक्टर, चाहे मिसयूज भी हुआ होगा, बहुत लोगों ने मिसयूज भी किया होगा, लेकिन अगर आप देखें कि किस तरीके से अर्बन कंपनी एक एक सामान जो पार्टनर इस्तेमाल करता है उसको पहले बारकोड करो, पहले ट्रैक करो, पहले लॉक करो, फिर इस्तेमाल करो, और अगर इस पूरे प्रोसेस में एक पैकेट का भी सामान गलत आपका लॉग हो जाए तो आपकी आइडेंटिटी आईडी ब्लॉक हो सकती है। अब इस सब में जब ये इतने दिनों से ये सब चल रहा है, ये स्ट्राइक तो बहुत बाद में आई है, ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रहा है, तो इसके बीच में सरकार क्या कर रही है वो भी सोचने वाली बात है। यूजुअली सरकार का काम होता है कि हम मीडिएट कराएंगे, चलिए ये कंपनी बैठे हैं, लोग बैठे, आइए आपस में बातचीत करते हैं, मिडिल वे निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार यहां क्या कर रही है वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एम्प्लॉयमेंट के मामले में क्या कर रही है वहां भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन दुख की बात है कि आज के भारत में हमारे जो गिग इकोनॉमी वर्कर्स हैं उन्हें 20 रुपए प्रति ऑर्डर, एक मिनिमम ऑर्डर रेट, उसकी मांग करते हुए भी उन्हें इतना करना पड़ता है, एक स्ट्राइक करने की बात करनी पड़ती है कि जब वो कह रहे हैं कि सिर्फ 20 रुपए हमें मिनिमम ऑर्डर अश्योरेंस डिलीवरी का एक दे दो, तो ये बड़ी दुख की बात भी है। हमने इसको पहले भी होते हुए देखा है। अगर आप उबर और ओला का पूरा केस देखें, जहां इनिशियली पैसे ज्यादा आने लगे, फिर पैसे ड्राई अप होने लगे, एल्गोरिथम और प्लेटफॉर्म ने ज्यादा पैसे खींचने लगे, तो लोगों को डर है कि यहां भी वही चीज हो जाएगा। जो थोड़े मोड़े पैसे भी आ रहे हैं, क्या वो आने वाले दिनों में खत्म हो जाएंगे? तो ये तो रही कंप्लेंट्स की बात। अब आते हैं हार्ड नंबर और आंकड़ों की बात। हुआ यह कि बाकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े पूंजीपति हैं और बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, शायद उन्होंने चुप्पी रखी, लेकिन जिस तरीके से
दीपेंद्र गोयल सामने आए, अपना स्टांस रखा, कुछ सही कुछ कंट्रोवर्शियल, लेकिन जो डेटा है जो उन्होंने सामने रखा वो काफी इंटरेस्टिंग है और इस डेटा से वो थोड़ा सा अपने आप को भी एक्सपोज करते हैं, लेकिन कुछ सच्चाई जो हमारे देश के बारे में है वो हमारे सामने भी रखते हैं। दीपेंद्र एक स्ट्रिंग ऑफ ट्वीट्स में, खासकर कि जो उनका 1 of 5 जो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट था, जब कंट्रोवर्सी हो गई उसके बाद जब उन्होंने डेटा ट्वीट सामने रखे तो वो काफी इंटरेस्टिंग था। जहां वो कहते हैं 2025 की अगर हम बात करें तो अर्निंग्स पर आवर जिसे ईपीएच कहते हैं, टिप्स हटाकर, तो वो आता है 102 रुपए प्रति घंटा। 2024 में ये 92 रुपीस था, तो सालाना 10% की इंक्रीमेंट भी आप मान सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दीपेंद्र कहते हैं डिलीवरी पार्टनर्स सिर्फ कुछ घंटे काम करते हैं, कुछ दिन काम करते हैं पूरे महीने में। अगर कोई 10 घंटे काम करे और 26 दिन काम करे तो वो 26,500 रुपए तक कमा सकता है, जो कि आईटी जो इंडस्ट्री है वहां के स्टार्टिंग सैलरी से भी ज्यादा होगा। हां, यह बात है कि इसमें मेंटेनेंस है, इसमें फ्यूल है, तो अगर आप 20% काट ले तो 20,000 तक यह आंकड़ा चले जाता है, 20-21,000 के आसपास आ जाता है। लेकिन जो दीपेंद्र गोयल कहने की कोशिश कर रहा है, जो गिग इकोनॉमी की करता धरता है, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अमाउंट आपके पास आ रहा है जब आपके पास कोई एंट्री लेवल बैरियर नहीं है, आपके पास सिर्फ एक मोटरसाइकिल, एक 2 व्हीलर होने की दरकार है और आप ये पैसा कमा सकते हो। अब थियरी में ये पैसा कमा सकते हो, क्योंकि जो असल चीज है कि जो आदमी 26 दिन काम करता है और कितने प्रतिशत लोग 30 डेज काम कर पाते हैं, 30 आवर्स काम कर पाते हैं, 40 आवर्स काम कर पाते हैं, वो सुनकर आप चौंक जाओगे। वो बताता हूं एक सेकंड में। लेकिन अपनी सफाई में जो दूसरा जो एक एलिगेशन आया था कि किस तरीके से ये 10 मिनट डिलीवरी के चक्कर में लोग अपनी जान की बाजी लगाकर डिलीवरी कर रहे हैं, तो उसमें दीपेंद्र गोयल बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कहते हैं कि चाहे वो ब्लिंकिट हो या जोमैटो हो, डिलीवरी एजेंट के पास कोई क्लॉक टाइमर नहीं होता है कि तुम्हारा समय खत्म होने वाला है, तुम जल्दी बेचो, तुम ज्यादा स्पीड बढ़ाओ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने बड़ी डिटेल्ड में समझाने की कोशिश की है कि डार्क स्टोर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि पहले एक नेबरहुड में एक कॉन्सेप्ट, एक स्टोर होगा, उसमें चीजें होंगी, जब आप अपना ऐप खोलोगे तो वो देखेगा कि आप उस स्टोर के सर्विस एरिया में आते हो या नहीं आते हो, उसी के बाद आप ये सारी चीजें ऑर्डर कर पाते हो। दीपेंद्र गोयल का कहना है कि अगर आप 2025 की बात करें तो एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर ऑर्डर, जो ब्लिंकिट की बारे में बात है, वो सिर्फ 2 किलोमीटर है और ये एवरेज टाइम लगता है 8 मिनट। 16 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड है ब्लिंकिट के ड्राइवर की। जोमैटो की बात करें जहां ड्राइव टाइम थोड़ा सा ज्यादा भी है, तो वहां 20-21 किलोमीटर एवरेज ड्राइविंग स्पीड है। तो वो कह रहे हैं, हालांकि हमने चीजें अलग देखी हैं, शायद ये दूसरे कंपनीज के ड्राइवर अच्छी तरीके से ना चला रहे हो, लेकिन ये भी एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि ड्राइवर्स जल्दी में और ऑर्डर्स करने के चक्कर में जल्दी ड्राइव करते हैं, तो उसे रोकने की जरूर दरकार है। अब ये बेनिफिट्स की जहां तक बात आई, दीपेंद्र गोयल काफी एग्रेसिवली, और अगर ये सच है, अगर ये डेटा सच है, अगर ये आंकड़े सच है, तो दूसरे कंपनीज को भी जवाब देना होगा, क्या उनके पास भी ऐसे ही फैसिलिटीज मौजूद हैं। दीपेंद्र गोयल का कहना है कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस की अगर आप बात कर लीजिए तो 10 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कराया जाता है, मेडिकल इंश्योरेंस 1 लाख का कराया जाता है, लॉस ऑफ पे इंश्योरेंस 50,000 का कराया जाता है, मैटरनिटी इंश्योरेंस 40,000 का कराया जाता है, और एक जो गिग वेरिएंट जिसे कहा जाता है एनपीएस का, जो प्लान है अंडर एनपीएस, उसमें 50,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी हैं। एसओएस फीचर फॉर इमरजेंसी असिस्टेंस भी दी जाती है। ये सारी चीजें जोमैटो देती है अपने ड्राइवर्स को, ये कहना है दीपेंद्र गोयल का। अच्छी बात है, अगर ये हो रहा है तो अच्छी बात है। सवाल ये है कि क्या दूसरे जो गिग इकोनॉमी प्रोवाइडर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, आपके स्विगी हो गए, इंस्टामार्ट हो गए, इन लोग भी क्या ये करते हैं। अब दीपेंद्र गोयल ये सारी चीजें क्यों कह रहे हैं सामने आकर? वो भी चुप रह सकते थे, कर लो तुम लोग अपना 2 दिन का प्रदर्शन, हम अपना चुपचाप काम आगे कर लेंगे। यहां दीपेंद्र गोयल का आई थिंक जो इशू है, जो डर है, वो ये है कि कहीं सरकार आकर कल ओवर रेगुलेशन ना कर दे। याद रखिए कि हमारी जो टेक सेक्टर है वो रेगुलेशन नहीं थी तब जाकर इतना फली फूली, द इन्फोसिस एंड द विप्रोज ऑफ द वर्ल्ड। दीपेंद्र गोयल को लगता है, जोमैटो को लगता है, एक्सपर्ट्स को भी लगता है कि अगर सरकार आकर ओवर रेगुलेशन भी यहां कर दे तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही कहीं खत्म ना हो जाए, मर ना जाए। याद रखिए, इस सेक्टर में काम करने के लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मल स्किल की जरूरत नहीं है। अब जो लोग हैं जो दीपेंद्र गोयल के फेवर में कह रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि हमें भी तो अपने गरिबान में झांक के देखना होगा। अगर गिग इकोनॉमी कह रही है, उनके वर्कर्स कह रहे हैं कि 40,000 रुपए उनकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, तो 40,000 रुपए क्या हम अपने हाउसमेट को देंगे? क्या हम अपने हाउस हेल्प्स को इंश्योरेंस और मेडिक्लेम और ये सारी बेनिफिट्स देंगे? शायद नहीं। तो ये अपने आप के लिए भी सोचने वाली एक बात है।
अब दीपेंद्र ने अपने ट्वीट से ही अपनी वीकनेस कैसे एक्सपोज कर दी, वो भी काफी दिलचस्प बात है और यहां आप ध्यान से कृपया सुने। दीपेंद्र ने अपने ट्वीट में यह बताया that in 2025 the average delivery partner on Zomato worked for 38 days। मैं नहीं कह रहा हूं, दीपेंद्र गोयल कह रहे हैं। नंबर 1 जो कंपनी है गिग इकोनॉमी में, खरबों अरबों की कंपनी जो है, उनका मालिक कह रहा है कि 2025 में एवरेज डिलीवरी पार्टनर ऑन Zomato वर्क फॉर 38 डेज। पूरे साल में 7 घंटा एवरेज पर डे काम किया, लेकिन 38 डेज एवरेज बनता है जोमेटो में। दीपेंद्र कह रहे हैं कि इसका ट्रू रिफ्लेक्शन है कि हम जो कर रहे हैं वो गिग है। गिग का मतलब ये नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट, वो खुद ही कह रहे हैं कि गिग इकोनॉमी का मतलब है कि जब आपके पास टाइम हो, आपकी सेकेंडरी इनकम हो, आपको थोड़ा और काम करने की इच्छा हो, और बहुत लोग करते भी हैं, अपना मेन जॉब करने के बाद 4-5 घंटे गिग इकोनॉमी में काम करते हैं, अपनी इनकम को सप्लीमेंट करते हैं, और इसमें कोई गलत चीज नहीं है। उनका कहना है कि सिर्फ 2% 3 जो लोग हैं जो जोमेटो में रजिस्टर्ड हैं वो 250 से ज्यादा दिन काम करते हैं। तो आप सोचिए, अगर ये एम्प्लॉयमेंट है, ऑल राउंड ईयरली एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, तो सिर्फ 2.3% लोग 250 दिनों से ज्यादा काम करते हैं। ये एक और चीज दिखाती है कि कैसे लोग हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल पाता है। वो लॉग इन करते हैं, उन्हें डिलीवरी नहीं मिल पाता है। वो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें एडिक्वेट रेट नहीं मिल पाता है, और जोमेटो कम पैसे भी दे तब भी लोग काम करने के लिए तैयार है। तो हमारे इकोनॉमी में सप्लाई इतना ज्यादा है कि वो हमेशा डिमांड को फिल कर लेता है, इसीलिए जोमेटो को ज्यादा पैसे देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इतने लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, वो चाहे किसको काम दे ना दे। और यही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर आप दीपेंद्र का मैथ्स भी ले लें कि 38 एवरेज डेज है जोमेटो के वर्कर का, इसका मतलब है 38 जो वो काम कर रहा है, और अगर आप मैथ्स मल्टीप्लाई भी कर ले तो 35,000 रुपीज कमा रहा है एट एन एवरेज सालाना। तो ये तो मनरेगा नारेगा टाइप ऑफ सिचुएशन हो गया। और दीपेंद्र खुद कहते हैं, मैं कोट कर रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कोट कर रहा हूं, दिस शोज दैट गिग वर्क इज अ रिलायबल सोर्स ऑफ सेकेंडरी इनकम। ध्यान रखिए, secondary income for delivery partners which is available to them all 365 days of the year. It is used as a flexible stopgap earning option, not a long term lock in। जिस चीज को मंत्रीगण भी और सपोर्टर्स भी बोल रहे हैं कि ये जॉब जनरेशन है, वो दरअसल जॉब जनरेशन नहीं है। और ये बात दीपेंद्र गोयल खुद कह रहे हैं, जोमेटो खुद कह रहा है कि ये एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका की तरह यहां 70% लोग जो काम कर रहे हैं जोमेटो में या किसी गिग इकोनॉमी में, उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम और कहीं है? अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो यह दर्शाता है कि हमारी इकोनॉमी और हमारे यूथ के एम्प्लॉयमेंट की हाल कितनी खस्ता है कि उन्हें गिग पर डिपेंड करना पड़ रहा है अपनी आमदनी के लिए, अपनी बेसिक आय के लिए। तो यह बात तो क्लियर है कि हमारे इकोनॉमी में फ्लो ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, अनएम्प्लॉयड लोग ज्यादा हैं, और उनका एक्सप्लॉयटेशन तो हो सकता है। अब यह जिम्मेदारी कब से बन गई जोमेटो की या दीपेंद्र गोयल की या स्विगी की कि वो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करे? उनसे जो हो पा रहा है वो कर रहे हैं, उन्हें सस्ते में लेबर मिल रहा है तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप और हम भी उसी सस्ते लेबर को इस्तेमाल करके घर में सस्ते तरीके से ये सारी चीजें ऑर्डर करवा रहे हैं। अगर महंगी हो जाए तो शायद हम ऑर्डर भी ना करवाएं, यह बात भी हमें माननी पड़ेगी। तो सवाल यह है कि फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कहां लगाएं? रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप देखिए अमिताभ कांत का ट्वीट, फॉर्मर नीति आयोग के हेड रह चुके हैं, G20 शेरपा बन चुके हैं, जिन्होंने ये पूरा G20 ऑर्गेनाइज कराया था इंडिया में, मोदी के काफी खास एडवाइजर रह चुके हैं इतने सालों से। स्मार्ट सिटी इन्हें ही बनाना था, खैर छोड़िए स्मार्ट सिटी का क्या हुआ। ये देखिए क्या कह रहे हैं अपने ट्वीट में, द गिग जॉब्स आर सेट टू ग्रो फ्रॉम 7.7 मिलियन टू 23 मिलियन बाय 2030 अमंगस्ट इंडियाज लार्जेस्ट जॉब क्रिएशन इंजिन्स। फिर से देखिए क्या जुमला पिलाया जा रहा है आपको। दीपेंद्र गोयल खुद कह रहे हैं कि यह सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन यहां आपको यह समझाने की कोशिश हो रही है कि यह जॉब क्रिएशन इंजन है। नहीं है, यह गिग इकोनॉमी है, यह जॉब क्रिएशन इंजन नहीं है। और क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि लोगों के पास और जॉब्स नहीं आ पाई है। यह बात जब हम समझेंगे तब शायद हम दीपेंद्र गोयल से सवाल कम और नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण से सवाल ज्यादा करेंगे कि ऐसा क्यों हो गया कि आज हमें दीपेंद्र से सवाल पूछना पड़ रहा है गिग इकोनॉमी वर्कर्स के लिए, जबकि उनको अच्छी फुल टाइम नौकरी करनी चाहिए थी। वो नौकरी कहां है? वो
अब अमिताभ कांत भी नहीं बताएंगे आपको, जो स्मार्ट सिटी तो ना बना पाए, अब यहां क्रेडिट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं कि गिग इकोनॉमी से जॉब्स जनरेट हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं, क्योंकि गिग इकोनॉमी में काम करके कोई ऊपर अपने आप को अपस्किल नहीं कर पाएगा, कोई इंक्रीमेंट नहीं ले पाएगा, अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो एक छोटा सा स्टॉप गैप अरेंजमेंट है पैसे कमाने का। और यही आता है कि कुछ हार्ड फैक्ट्स हमें समझने पड़ेंगे, कुछ सवाल हमें पूछने पड़ेंगे कि क्या हुआ हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का। जो यंग पॉपुलेशन थी, जिसे फैक्ट्री में काम करना था, जिसे आगे बढ़ना था, जिसे नौकरी मिलने वाली थी, करोड़ करोड़ नौकरी साल पर मिलने वाली थी, वो कहां गया? इसके बारे में हमें सवाल पूछना पड़ेगा। हमें लेबर इतनी सस्ती क्यों मिल रही है? ये लेबर को तो मेक इन इंडिया में काम करना चाहिए था, और मेक इन इंडिया को तो से तो हम विश्व गुरु बनने वाले थे। तो वो मेक इन इंडिया का क्या हुआ? ये लेबर आज सड़क पर क्यों बैठी हुई है? इसका जवाब कौन देगा? और ये यहां हमें यह बात भी समझनी होगी कि अगर कम सैलरी भी दी जा रही है, अगर कम पैसा भी दिया जा रहा है इन राइडर्स को, इन पार्टनर्स को, तब भी ब्लिंकिट 1000 करोड़ रुपए के घाटे में बैठा हुआ है। तो ये जो कंपनीज हैं, न्यू एज कंपनीज हैं, दिखने में बहुत बड़ी लगती हैं, वैल्यूएशन इतना ऊपर है, लेकिन ये अभी भी प्रॉफिट और लॉस के कगार में हैं। रहेंगी कल नहीं रहेंगी, उस पर अभी भी इनका सवाल है। इससे ज्यादा तो इंटरेस्टिंग है कि आप सवाल पूछो कि हमारे जो इतने सालों साल पुराने, दशकों पुराने आईटी सेक्टर ने इतना पैसा कमाया, हमें विश्व गुरु बनाया। जहां तक बैक एंड आईटी सर्विसेज की बात हो, आपके विप्रो की बात कर लीजिए, टीसीएस की बात कर लीजिए, इन्फोसिस की बात कर लीजिए, जहां नारायण मूर्ति कहते हैं कि हमें 70-70 घंटे काम करने की जरूरत है। लेकिन इस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाते हैं कि 25-30 हजार की ज्वाइनिंग सैलरी 20 साल से क्यों अटकी पड़ी हुई है? ज्वाइनिंग सैलरी आज तक बढ़ी क्यों नहीं है? जबकि अगर आप टॉप मैनेजमेंट की बात करें तो 300 से 3000% उनकी सैलरी बढ़ गई है, लेकिन जो ज्वाइनिंग सैलरी है वो नहीं बढ़ी है, क्योंकि हमारी सरकार अपॉर्चुनिटीज नहीं जनरेट कर पाई है। चाहे वो सॉफ्टवेयर की फील्ड में हो, सर्विसेज की फील्ड में हो, मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में हो। इसीलिए आप डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देख रहे हैं, जहां लोग वापस गांव जा रहे हैं, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। इसीलिए एक सरप्लस सप्लाई है हमारे सिस्टम में, जिसे ऑफ कोर्स गिग इकोनॉमी जो कंपनीज हैं वो सस्ते में उठा रही हैं। आपको भी सस्ते में घर में सामान मिल रहा है। इस सब के लिए आप, मैं, सरकार और ऑफ कोर्स गिग इकोनॉमी कंपनी सब जिम्मेदार है। एक बंदे या एक कंपनी से सवाल उठाकर कुछ होने वाला नहीं है। एक ब्रॉडर पिक्चर आपको देखना होगा, आपको समझना होगा। थोड़ा सा मैथ्स में आपको घुसना होगा, क्योंकि मैथ्स में जब आप घुसोगे तब आपको पता चलेगा कि कुछ गिग इकोनॉमी वर्कर्स बिना किसी स्किल, बिना किसी यूनिवर्सिटी एजुकेशन 15-20 लाख रुपए इंजीनियरिंग में बिना लगाए उतना ही कमा रहे हैं जो एक नॉर्मल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आज के डेट में कमा रहा हो 15-20-25 हजार रुपए। तो यह शर्म की बात है कि हमने हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को करने ही नहीं दिया, होने ही नहीं दिया, या कम से कम उसमें बुरी तरीके से फेल कर गए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस वजह से दीपेंद्र गोयल को एक हक मिल जाता है कि वो चौड़ से आके बोले कि मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा हूं इस देश में। वो भी कोई खास काम नहीं कर रहे हैं, वो भी इसी सस्ते लेबर का फायदा उठा रहे हैं। हां, हम आशा करते हैं कि इस सस्ते लेबर को वो एक डिसिप्लिन्ड, एक फॉर्मल सेक्टर में ले जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप जो इनफॉर्मल सेक्टर है अगर उसकी बात करें तो कुछ आंकड़े जो हमारे सामने आते हैं कि अगर आप डेली सैलरी की बात करें, हाउसमेट्स की बात करें तो 500 से 1000 रुपए, बैटरी रिक्शा ऑपरेटर की बात करें तो 500 से 1500 रुपए, अगर वो रिक्शा उसका है या नहीं उस पर इनकम डिपेंड करता है। ऑटो ड्राइवर की बात करें 700 से 1800 रुपए। लेबर चौक पर बैठा डेली वेज लेबर अगर उसे काम मिल जाता है तो 500 1000 रुपए। अगर आप मिठाई शॉप में, रेस्टोरेंट में हेल्पर की बात करो तो 600 रुपए दिन के। ऑफिस बॉय भी 700 रुपए कमा लेता है दिन के। टैक्सी ड्राइवर हो सकता है, डिपेंडिंग की टैक्सी उसका है या ना हो, तो वो भी 1500-2000 रुपए दिन के कमा सकता है। तो ये जो गिग इकोनॉमी वर्कर है ये उतना भी ज्यादा कुछ नहीं कमा रहा है। आशा हम ये करते हैं कि कम से कम अगर ये फॉर्मलाइज सेक्टर हो रहा है, आप एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो, तो आप इन्हें बेटर फैसिलिटीज दोगे, आप इन्हें थोड़ा सा बेटर सैलरी देने की कोशिश करोगे, जो कम से कम अनऑर्गेनाइज सेक्टर से थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन अभी के डेट में गिग इकोनॉमी वर्कर्स को जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं उन्हें ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जो सैलरी जो है, स्ट्रक्चर है, वो अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर से ज्यादा ऊंची भी नहीं है। और यहां दीपेंद्र गोयल भी शायद गलत नहीं कह रहे हैं कि जो गिग इकोनॉमी का पूरा स्ट्रक्चर है वो टेम्पररी वर्क पर ही बेस्ड होता है। तो वहां आप पीएफ, पेंशन, बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं लगा सकते हो। तो यहां तो मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि ये सब जो सवाल हम पूछ रहे हैं आज जोमेटो से वर्किंग कंडीशंस के ऊपर, आज तक गटर साफ करने के लिए इंसान गटर में घुस के साफ करता है, जबकि कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं, सरकार का अपना एडमिशन आ चुका है कि हम इसको रोबोटाइज करेंगे, हम लोगों को मरने नहीं देंगे गटर के अंदर
अंदर घुस घुस के। लेकिन आज हमारे देश की सच्चाई तो यही है कि लेबर इतना सस्ता है कि हमें गटर साफ करने के लिए भी लोग मिल जाते हैं, उतने कम पैसे पर भी लोग वहां मरने को तैयार हो जाते हैं। यही है सच्चाई। इस सच्चाई को एक्सेप्ट हमें करना पड़ेगा, इससे पहले कि हम हाहाकार मचा दें कि देखो गिग इकोनॉमी वर्कर्स के साथ बुरा हो रहा है। जरूर हो रहा है, लेकिन इतना बुरा होने किसने दिया? लेकिन एक सच्चाई से हम दूर नहीं भाग सकते हैं कि ये पूरी गिग इकोनॉमी सिर्फ इसी बात पर टिकी हुई है कि हमारे देश में आज एम्प्लॉयमेंट है नहीं, और सस्ते एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में लोग 20-30 रुपए के डिलीवरी ऑर्डर्स लेने के लिए भी तैयार हैं। ये कोई खुश होने की बात नहीं है, गर्व होने की बात नहीं है, सेलिब्रेट करने की बात नहीं है। है तो गिग इकोनॉमी बोलने की, लेकिन ये और कुछ नहीं तो बेबस इकोनॉमी है, डेस्परेशन इकोनॉमी है, जहां इतने कम पैसे के लिए भी लोग सारा सारा दिन सड़कों पर घूमते रहते हैं 2 पैसे कमाने के लिए।